अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर बाद में ईरान और अमेरिका पे भी आएंगे। आपसे हमने ज़रूर आपकी राय लेनी है। पहले कल जो पाकिस्तान ने किया उसके ऊपर आपकी राय क्या है? एक तो जाहिर है ये पाकिस्तान ने करना ही करना था। जिस हद तक पाकिस्तान के हालात चले गए हैं, अब हमारे पास सिवाय जंग करने के और इस सारे इशू को रिज़ॉल्व करने के, सॉर्ट आउट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये समझते हैं हम कि जी हम कुछ और अरसा इंतज़ार कर लेंगे तो उसमें पाकिस्तान मज़ीद ब्लीड होगा, तो आपको इस मॉन्स्टर से बहरहाल अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी और आपको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन इसकी सर एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि अगर आप 1970 में जाएं तो इस खिते के अंदर 4 मुल्क थे जिनको लिबरल, मॉडरेट और तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता था। ये 4 मुल्कों के अंदर नंबर 1 टर्की था। टर्की अगर आप देखें 1970 की दहाई में बहुत आगे था। ईरान बहुत आगे था। अब देखें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही कैंपस था जो हार्वर्ड के बाहर था, और वो ईरान के अंदर था। और अगर आप 1970 का ईरान देखें तो जिस तरह वो टेक ऑफ कर रहा था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसकी लाइफ थी, जिस तरह लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह एजुकेशन थी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज के दौर में। तीसरा मुल्क पाकिस्तान था। और अगर आप 1960 और 1970 की दहाई देखें तो पाकिस्तान ने बहुत टेक ऑफ किया था जी। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि 1980 में लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क आगे होगा या फिर कराची आगे होगा, और ये 1960 की बात है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो चौथा मुल्क था वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान एक कम्प्लीटली मॉडर्न, मॉडरेट और तरक्की करता हुआ मुल्क था 1960-1970 की दहाई में। लेकिन फिर ये क्योंकि एक यूनियन थी 4 मुल्कों की, और ये कहा जाता है कि कभी कोई एक मुल्क तरक्की नहीं करता, पूरा खित्ता तरक्की करता है। जैसे यूरोप पूरे ने तरक्की की, ऐसा नहीं है कि यूरोप का कोई मुल्क पसमानदा रह गया हो, या अमेरिका जो उनसे उसकी 50 की 50 स्टेट्स ने तरक्की की, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई स्टेट बहुत पीछे रह गई हो, कोई बहुत आगे निकल गई हो। सेम इसी तरह या चाइना है, चाइना के 56 के करीब उसके रीजन्स हैं, तो उन सब रीजन्स ने तरक्की किया इकट्ठी, कोई बहुत ज़्यादा पसमानदा नहीं रह गई। इवन वहाँ पे जो सिंकियांग है वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इस वक्त। तो सेम कहा यह जाता था कि ये 4 मुल्क मिल के एक नई मिसाल बनेंगे पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर आप एक लिबरल हों और उसके साथ साथ आप की डायरेक्शन ठीक हो तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और इनके अंदर कनेक्टिविटी थी। अगर आपको याद हो, लोग पेशावर से बस के ऊपर बैठते थे, वो अफ़गानिस्तान सारा क्रॉस करते थे, उसके बाद ईरान जाते थे, ईरान से टर्की जाते थे। फिर उस वक्त एक प्रोजेक्ट बना था कि इन तीनों 4 मुल्कों को रेलवे से कनेक्ट करना है। अफ़गानिस्तान के अंदर रेलवे नहीं था, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो था वो रेलवे के साथ मिले हुए थे, RCD कहते थे उसको। तो उसके बाद फिर नज़र लग गई इस पूरे रीजन को, और यहाँ पे कोई ऐसी मजहबियत आई कि जिसने पूरे खिते की मत मार के रख दी। आप देख रहे हैं टर्की, उसको वापस 1970 की दहाई में जाने के लिए अगले 50 साल और चाहिए होंगे या 100 साल और चाहिए होगा। ईरान की जो सूरत है वो आपके सामने है, और ऐसा रिवर्स गियर लगा ईरान को कि अब हालात इंतहा दर्जे के ख़राब होते चले जा रहे हैं वहाँ पे। अफ़गानिस्तान तो खंडर बन गया, और उस खंडर के अंदर से जो कुछ इस वक्त निकल रहा है वो देख लें कि वहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, लेकिन ख़वातीन भीख मांग सकती हैं। भीख लेना जो है वहाँ पे जायज़ है, लेकिन तालीम हासिल करना नाजायज़ है। बल्कि वहाँ पे जो ख़वातीन माजूर होती हैं या बेबस होती हैं, या उन्हें ज़कात चाहिए होती है या खैरात चाहिए होती है, उनके ऊपर लाजम होता है कि वो नीले रंग का बुरका पहन के मस्जिद के सामने बैठ जाएं। तो अब अगर आपने नीला बुरका पहना हो, मस्जिद के सामने बैठे, तो इसका मतलब ये है कि आप मस्कीन हैं, और जो नमाजी हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है या उनको चाहिए कि आपकी खिदमत करे, आपकी मदद करे। लेकिन वो खातून जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, वो अपना कारोबार नहीं कर सकती, वो किसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकती। तो ये उसका नतीजा है जो हमने सो कॉल्ड इस्लाम हमने नाफज करने की कोशिश की इस पूरे खिते के अंदर, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व थे। मुबश्शिर साहब बदकिस्मती से 1970 की दहाई में जो कुछ हमने किया, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। बल्कि उससे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा हाथ था। फिर एंटी तालिबान जो हमारी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे आके एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर अहमद करज़ई थे, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब थे, उसमें भी हमारा एक किरदार था। फिर उसके बाद तालिबान को वहाँ पे फिर ले जाना, ये भी एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मुख्तलिफ टाइप की पॉलिसी थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है।
कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया, और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मज़ीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मज़ीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का, जो माजी की पॉलिसी थी, उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की और उस गलती का खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान कमज़ोर भी है और साथ साथ वो अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, जिसके लिए हमने इतनी मार खाई, आज वो भी हमारे साथ राज़ी नहीं है। अफ़गानी, आपने दुरुस्त कहा कि अफ़गानी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, वो यूरोप के अंदर है वो वहाँ बैठ के गाली दे रहा है, अमेरिका के अंदर है तो वहाँ बैठ के भी गाली दे रहा है, और अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर है तो तब भी वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया, और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। एतराफ़ करने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेगा, किसी और की गेम में, किसी और के खेल में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है। तो ये एक फेलियर है हमारी माजी की पॉलिसीज़ का, और वो पॉलिसी सारी एक दूसरे से मुतसादम थी कि कभी हम मुजाहिदीन को ले आए, फिर हम मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ हो गए, फिर हम मुजाहिदीन के साथ हो गए, फिर हम तालिबान को ले आए, फिर हम तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये उसका नुकसान है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बर्दाश्त करेंगे अगर हमने अपने मामला सही ना किए या एक सॉलिड किस्म की पॉलिसी जो है हमने अडॉप्ट ना की। नहीं मनीफ, 5 चीज़ों की निशानदेही की है चोई साहब ने। तो पहली दफ़ा जब हमने उनकी मदद की तो हमें क्लेशनकोफ मिल गई, दूसरी बारी जब हमने उनकी मदद की हमें हीरोइन मिल गई, तीसरी बारी जब हमने उनको मदद की तो हमें अगवा बराए तावान और ये सारी वारदातें मिल गई, चौथी बारी हमने उनको मदद की हमें दहशतगर्दी मिली, और 5वीं बारी जब उनकी मदद की तो हमें दुश्मनी मिली पूरी की पूरी इस सिलसिले में। तो अब तो स्वाय उनका सफाया करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में वो चोई साहब चूँकि बड़े आदमी हैं, वो बात कर सकते हैं। मैं इस मौके पे ये बात करना नहीं चाह रहा था कि ये हाथों की बांधी हुई गांठें हैं जो हम दांतों से हमें खोलनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात जो चोई साहब ने की लुबे लुबाब यही है कि ये हमें बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था कि ये लातों के भूत हैं। There is no such thing as good Taliban and bad Taliban. एग्जैक्टली ये जो ड्रामा था ना इनका, ये एक्सपोज हो चुका है और ये बातों से मानने वाले नहीं थे। मुज़ाकरात, आप देखें ना, मुज़ाकरात वाले जो सेशन थे उसमें इन्होंने जो वहाँ पे ड्रामा रचाया और जो रंगबाजी करते रहे, ये आप ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता सकते हैं अगर आप उनको किसी वक्त लें। तो उसी वक्त हमें इनकी नीयत जो है वो समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 10 मई के जो ज़ख्म हैं नरेंद्र मोदी के, वो ज़ाहिर है कि अभी हरे हैं, और वो जो है एक ही रास्ता था जो चुना नरेंद्र मोदी ने भी और इंडिया ने और रॉ ने, और वो प्रॉक्सी वार जो है उसने वो शुरू की, और बिल्कुल अब तो वाकई हमारे असाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं लाशें उठा उठा के।